Hello everyone, welcome to Defex channel. So today we will analyze UPSC CAPF AC 2025 Geography as well as Information Technology or Computer Analysis of all the questions that have come in the exam hall. ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देखेंगे आज वो है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट. सबको पता है, अब पता चल गया कि यूपी में है, पहले नहीं पता था. ये 10th NCERT का एक पूरा पेज ही है, मतलब पेज नंबर 61 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 10th ज्योग्राफी NCERT में ये दिया हुआ है, उसमें आप जाके पढ़ सकते हो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट का यहाँ पे दिया हुआ है. तो यहाँ पे सबसे पहले यूपी को पकड़ते हैं. यूपी, तो ये यूपी है हमारा प्यारा यूपी. ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हरदुआगंज है, पनकी है और परीक्षा है. सिर्फ 3 है. ठीक है, यहाँ पे तीनों में से एक भी ऑप्शन नहीं है. ये बिल्कुल ही करंट अफेयर इंड्यूस्ड क्वेश्चन था, करंट अफेयर से आया हुआ. तो इसका आंसर यहाँ पे बी बनता है. ये क्यों आया, यहाँ से आया. ये द हिंदू से निकाले हमने 31 मई का जो करंट अफेयर है. पीएम मोदी इनॉग्रेट्स यूनिट 1 ऑफ नवेली यूपी पावर लिमिटेड घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यहाँ से था. तो करंट अफेयर बेस्ड है. सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं. वेरी टफ, वेरी टफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट इन द हॉल. एग्ज़ाम हॉल के अंदर मुश्किल है, बाहर सब इजी लगता. बाहर आप जेट फाइटर इंजन का इंजन भी डिज़ाइन कर सकते हो बाहर आके. एग्ज़ाम हॉल के अंदर कुछ नहीं होता. तो ये बहुत लोग बहुत शानदार दिखाएंगे, ऐसे हो सकता था, वैसे हो सकता था. एक हमारे पास भी है इसका, जैसे बस बताने के लिए ये है. जैसे ये वाला, ये एक बॉक्स काम आ रहा है. ये 12th ज्योग्राफी है, 87 पेज नंबर, इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर है. उसमें ईशान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पे दिया है 1967. तो यहाँ पे अगर आप ईशान, ये 4th ऑप्शन, इसको अगर आप सबसे ओल्डेस्ट मान लेते तो यहाँ पे बी और डी बनता. इसमें 50-50 का आपका पॉसिबिलिटी आती कि एक सही होगा एक गलत हो जाएगा. तो ऐसे हो सकता था. इस पेज का इंपॉर्टेंस कैसे हमें पता चलता है. सेम एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन पेपर पूरा यहीं से उठा है. एशियान का यहाँ पे दिया हुआ है हेडक्वार्टर जकार्ता, सिस का मिन्स्क, यू का ब्रसेल्स और ओपेक का वियना, वो यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे सिस को कवर, यू कवर हो गया है, ओपेक कवर हो गया है, और ये यहाँ पे मिन्स्क सिस ये भी कवर हो गया है. तो ये यहाँ से आया हुआ है. हम चलते हैं अब हमारे थर्ड क्वेश्चन पे. ये भूधन ग्रामादान, आए दिन क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बहुत फेमस है और एक सरकारी सोर्स के आपके सामने खोल के बैठे हम. पेज नंबर 43 एग्रीकल्चर का चैप्टर 10th NCERT. भूधन ग्रामादान, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल एयर. तो अब इतना तो नहीं पढ़ेंगे. तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पद यात्रा की थी महात्मा गांधी के बाद. तो ये ऐसे एक दिन जा रहे थे, पोचमपल्ली में रुके. वहाँ पे बहुत सारे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर इनके पास आए और उनको बोले कि हमारे पास ज़मीन नहीं है. तो विनोबा भावे ने उनको कहा कि मैं सरकार से तुम्हारे लिए इसकी बात करूँगा. तभी एक इंसान खड़े होते हैं जिनका नाम था श्री रामचरण रेड्डी, और वो अपनी 80 एकड़ ज़मीन 80 लोगों को दान दे देते हैं. तो ये ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है ब्लडलेस रिवोल्यूशन. ठीक है, सबसे पहला, इट वॉज एम्ड एट अटेनिंग नॉन वायलेंट सोसाइटी. नॉन वायलेंट और ब्लडलेस रिवोल्यूशन, इसमें बहुत तालमेल नहीं है कि बिना खून भाई सबको ज़मीन मिल गई, सब कुछ अच्छे से हो गया. तो ये पहला स्टेटमेंट सही मान लो. दूसरे को भी पॉज करते 1 सेकंड के लिए. तीसरे पे आते, इट बिगैन इन द विलेज इन आंध्र प्रदेश इन 1951. यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है, तो मान लो ना सही है, मान लो इसको सही है, गलत तो देगा नहीं. 95, अगर ये इसको काट के देखते, इट बिगैन इन अ विलेज इन आंध्र प्रदेश, ये भी सही है. तो अगर सही नहीं होता तो देती क्यों ये. ठीक है, ये सही है. बहुत से लोगों ने तेलंगाना सोचे. अरे भाई, तब तेलंगाना थोड़ी ना बना था. तेलंगाना तो अभी भी बना है 2014 में. 1950 में किसको पता था. दूसरी बात, ये सेकंड ऑप्शन, इट इंक्लूडेड स्कीम सच एस संपत्ति दान. इसको छोड़ो, श्रमदान को छोड़ो, संपत्ति दान. संपत्ति हम सोचते हैं ना कि वो आदमी का कितनी संपत्ति है, कितना सोना है, कितना गहना है, तो संपत्ति है वो. तो संपत्ति दान, वो दान दे रहे हैं ना लोग, जो क्या बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो ज़रूरत नहीं हो, किसी गरीब को, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर को, है ना, आदिमाई को ज़मीन दे रहे हैं. तो ये संपत्ति दान ही तो हुआ. तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. इसका आंसर डी है. ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ये एक पेज है, पेज नंबर 33 सेट ही मिलता है यूपी की वेबसाइट से यूजुअली. तो पूरा पेज बम्पर NCERT से, हर क्वेश्चन NCERT से. उसमें ये भी क्वेश्चन NCERT से, ये वाला क्वेश्चन NCERT से नहीं है, बस बाकी सारे NCERT से. ठीक है, अब देखते हैं हम एक एक करके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. ये बहुत कंट्रोवर्सी में आ चुका है ये क्वेश्चन. काफ़ी लोग बहुत अलग अलग आंसर बता रहे हैं. बहुत, सबसे पहले इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको पहले पढ़ते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. द टाइम एट
180 degree longitude is exactly 12 hours from the 0 degree longitude, irrespective of whether one travel westward or eastward from the prime meridian. A person moving eastward on Tuesday will count the day as Wednesday once the international date line is crossed. ठीक है, इसको देखते हैं. ये स्टेटमेंट याद रखना, कॉपी पेस्ट है ये. ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, यहाँ से पढ़ो. The international date line is a longitude is approximately where the international date line is passed. The time at this longitude is exactly 12 hours from the 0 degree longitude, irrespective of one travels westward or eastward from the prime meridian. ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा मिला. अब एक और स्टेटमेंट देखेंगे, ये वाली. फॉर एग्जाम्पल दूसरे वाले पे आते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे, है ना, a person moving eastward on Tuesday will count the day as Wednesday once the international day line is crossed. Similarly, another person starting his journey on the same day but moving westward will count the day as Monday after the line is crossed. ये जो स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी में ही गलत छपा हुआ है ना, ये गलत है. तो ये कैसे, अभी मैं समझाता हूँ आपको. ये जो स्टेटमेंट है कॉपी पेस्ट हुआ, ये भी कॉपी पेस्ट हुआ है, तो लोगों ने दोनों को सही बोल दिया. इसका आंसर एक्चुअल में ए ही होगा. अब कैसे हम उस पर आते हैं. ठीक है, ये जीसी लियोंग है, फर्स्ट चैप्टर है. इंटरनेशनल डेडलाइन का जो हेडलाइन है उसमें एक बार जाकर आप देख सकते हो. इसमें हम इसको पढ़ते हैं, जो हाईलाइट है उतना पूरा तो पढ़ने का टाइम नहीं है अभी. दिस इज इंटरनेशनल डेडलाइन वेयर द डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली वन डे व्हेन इट इज क्रॉस्ड. अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है. ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. ठीक है, A traveler crossing the date line from east to west, इससे इस तरफ आ रहा है वो, will loses a day because the loss in the time he has made. While crossing the date line from west to east जो जा रहा है, ठीक है, he will gain a day because of the gain in time he encountered. ठीक है, समझ में आया. यहाँ से अगर इधर जाएगा तो he will gain a day, यहाँ से अगर इधर आएगा he will lose a day. सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. अब इसको और विस्तार में देखते हैं और सरकारी सोर्सेज से इसको कंफर्म करते हैं. सबसे पहले यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स का पेपर, जनरल स्टडीज़ का पेपर 2016 का. एन ईस्टवर्ड ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया क्रॉसेज द इंटरनेशनल डेट लाइन इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट डे एंड टाइम ऑफ द लोकल एरिया शुड टर्न हिज वॉच फॉरवर्ड. घड़ी तो आगे चलती रहेंगी, घड़ी कभी नहीं रुकती, किसी की नहीं रुकती, घड़ी आगे चलती रहेंगी, लेकिन वो अपना एक दिन पीछे कर लेगा. तो इसका आंसर बी हुआ. ठीक है, फॉरवर्ड एंड शुड मूव हिज डे कैलेंडर बैकवर्ड्स. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. यूपीएससी एनडीए 2009 का क्वेश्चन है. ठीक है, 2009 यूपीएससी एनडीए 2009 का क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंटरनेशनल डेट लाइन इज एग्जैक्ट टूवर्ड लैंड मास. अब अगर सीधी लाइन भेजेंगे, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलेनेशिया. तो यहाँ पे चुकची सी है, यहाँ पे अलास्का है, ये यहाँ पे रशिया है, कामाचटका. तो यहाँ पे अगर ऐसा सीधा लाइन भेज देंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो सबको सही समय तरीके से पता चलना चाहिए कि हमारे इधर आज कौन सा डे है. तो उसके लिए zigzag लाइन, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी गई है. तो हम यहाँ पे थे. इंटरनेशनल डेट लाइन इज ड्रॉन zigzag टू अवॉइड लैंड मास. सेकेंड पॉइंट, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री वेस्ट एज वेल एज 180 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच. ठीक है, दोनों सही है. अब ये देखिए यहाँ पे, ये तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत हो गया. अ शिप सेलिंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द ग्रीनविच वाइल क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन वुड पुट बैक अ डे, नो पुट फॉरवर्ड ए, दिन में एक दिन आगे चले जाएगा वो, इसलिए तीसरा गलत हो गया. ठीक है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी पहला दूसरा क्यों सही हुआ. प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच एट एंड इज एट 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड. सेकेंड पॉइंट, इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑन द मैप अपीयर्स एज स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड. बिल्कुल सही है. तो यहाँ से हमारा आंसर ए आता है. हमने इसको कंफर्म करने के लिए 3 PYQ, एक सरकारी किताब का जिसमें से आधा गलत सोर्स है, एक जीसी लियोंग जो कि बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स है, गोशांग लियोंग की किताब, तीनों को सब कंफर्म कर दिया. हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस से है. फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उससे आया है. सॉल्ट वेदरिंग, हम सबको पता है, क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेशन, ये केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है. यहाँ पे मैंने पूरा पेज नहीं लगाया, लेकिन सॉल्ट वेदरिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. ये एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से लिखा है. ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. सबसे पहले जो पहले दो स्टेटमेंट पढ़ते कॉपी पेस्ट ही है. अ सॉल्ट इन रॉक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सॉल्ट वेदरिंग. ठीक है, इज और आर करेक्ट यहाँ पे नीचे दिया है.
सॉल्ट इन रॉक्स एक्सपांड ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे पढ़ते हैं। सॉल्ट इन रॉक्स एक्सपांड ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, कॉपी पेस्ट हुआ। सॉल्ट लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड, यहाँ पे देखते हैं। मैनी सॉल्ट्स लाइक, मैनी को हटा दो, सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड बेरियम हैव द टेंडेंसी टू एक्सपैंड, कॉपी पेस्ट हुआ। थर्ड पॉइंट, सॉल्ट वेदरिंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग, नो इट इज़ अ फिजिकल वेदरिंग, गलत हो गया ये, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है 1 and 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। सेम जियोमॉर्फिक प्रोसेस के चैप्टर से पेज नंबर 52 53 से निकला हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मासेस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट आर कैटेगराइज्ड एज रैपिड मूवमेंट्स। सबसे पहला ऑप्शन है क्रीप, मड फ्लो, सॉलिडिफिकेशन और स्लम्प। सबसे पहले यहाँ आते हैं स्लो मूवमेंट में। क्रीप, इस स्लो मूवमेंट में सिर्फ दो टाइप है, क्रीप और सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पे सीधा सीधा सरल भाषा में दिया हुआ है, ये हमारे स्लो मूवमेंट है, ये हमारे फास्ट मूवमेंट है, ठीक है। सबसे पहले क्रीप। Creep is a one type under this category which can occur on moderately steep soil-covered slopes. Movement of material is extremely slow and imperceptible except through extended observation. इसका मतलब ये है कि मूवमेंट जो मिट्टी का होता है, जो सॉइल का होता है, वो इतना स्लो होता है और इतने समय तक होता है कि आप उसका जजमेंट नहीं कर सकते। इट इज़ इम्परसेप्टिबल, उसका जज नहीं कर सकते कि कितना मूव हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बहुत ज़्यादा सालों तक उसको देख रहे हो। सेम सॉलिडिफिकेशन होता है ये। इससे एक और बार क्वेश्चन बना है PYQ, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पे डाला, अगर होता तो याद होता, शायद 2022 के CPF में आया था इससे। ऑल्सो इंक्लूडिंग दिस ग्रुप इज सॉलिडिफिकेशन विच इन्वॉल्व स्लो डाउन स्लो फ्लोइंग सॉइल मास और फाइन ग्रेन्ड रॉक डेब्रिस सैचुरेटेड और लुब्रिकेटेड विद वाटर, ठीक है। रैपिड मूवमेंट में क्या है, सारी पढ़ते नहीं रहेंगे। रैपिड में अर्थ फ्लो है, मड फ्लो है, फिर एवलांच है, ठीक है, बस इतना ही है। अब यहाँ पे आते हैं, तो हमें पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैपिड। रैपिड हमने अभी पढ़ लिया, हमने पढ़ा क्रीप इज रैपिड, नो, क्रीप बहुत ही स्लो है। मड फ्लो रैपिड है, स्लम्प रैपिड है। इसका आंसर होगा 2 and 4। अब देखिए एग्जाम में ये समझो आपको ये कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ये पूरा जीरो हो गया, गुलबट्टे सन्नाटा हो गया वहाँ पे, है ना, एकदम से पैनिक हो गए। क्या करना है, सोचो। रैपिड बोला है, वायनाड में लैंडस्लाइड हुई थी, केरला में काफ़ी लोग मर गए। वहाँ पे मड फ्लो हुआ था। लैंडस्लाइड और मड फ्लो में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि बहुत बारिश हो गई थी, मिट्टी ने बहुत पानी पकड़ ली थी। एक समय का तो पानी पकड़ नहीं पाई और एकदम से फिसल गई। तो मड फ्लो, कौन सा मड फ्लो एकदम 1 सेंटीमीटर 1 घंटे में आता है? कोई नहीं आता, इतने स्पीड से आता है कि समझ में नहीं आता, बहुत स्पीड से आती है। तो मड फ्लो रैपिड होगा ही होगा, है ना। तो मड फ्लो रैपिड होगा ही होगा। 2 ऑप्शन में आ गए, उसके बाद आपका लक है, आपका हिट है, 50-50 में इसको लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब। कंपोजिट वोल्केनो, पहले यहाँ पे आके देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स के चैप्टर पेज नंबर 22 GC लियोंग में ये स्ट्रेटोवोल्केनो के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी है। इससे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होता, लेकिन इसका सोर्स मिला नहीं अभी तक, हम कोशिश कर रहे हैं। द हाइएस्ट एंड मोस्ट कॉमन वोल्केनो हैव कंपोजिट cones. They are often called stratovolcano. These cones are built up by several eruption of lava, ashes and other volcanic material from the main conduit, which leads down a reservoir of magma. Each new eruption adds a new layer of ashes or lava to the sides of the volcano, which grows steadily in height. From the main conduit, subsidiary dikes or pipes may reach the surface as feeder to parasite cones. अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं कंपोजिट वोल्केनो में। ये NCERT की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी का एक ही है। कंपोजिट वोल्केनो ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटोवोल्केनो, दोनों एक ही होते हैं। दिस वोल्केनोस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा, बहुत गाढ़ा होता है इसका लावा, देन बसाल्ट। दिस वोल्केनो ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन अलॉन्ग विथ लावा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोक्लास्ट material and ashes find their way to the ground. This material accumulate in the vicinity of the vent opening, leading to formation of flare, and this makes the mounts appear as composite volcano. अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट काफ़ी अजीब लगेंगे। पहला स्टेटमेंट है stratovolcano are tall steep cones built of layer of felsic lava and volcanic ash. They can erupt explosively as felsic lava from stratovolcano, hold large amount of gases under high pressure. इसका आंसर A and B है, सोर्स मिला नहीं। अब आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, 2 किताब हम जो पढ़ते हैं सारे बेसिक सोर्सेस, उसमें से तो ये नहीं जम रहा। अब देखो फिर भाई, कोशिश करो, अटेम्प्ट होता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। 7वां चैप्टर है लैंडफॉर्म
एंड द रिवॉल्यूशन, 7th चैप्टर। इस चैप्टर से ये पेपर में क्वेश्चन निकला है, तो हमने इसका यहाँ पे कटआउट लगाया है। पोर्ट होल्स, सबसे पहले इस पर ध्यान दो, एब्रेशन, ठीक है। ओवर द रॉकी बेड ऑफ हिली स्ट्रीम मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड पॉट होल्स फॉर्म बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम इरोशन बाय विच इज एडेड बाय द एब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम पढ़ते नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड बाई विच पॉट होल्स आर क्रिएटेड एंड इन द बेडरॉक ऑफ फ्लोइंग स्ट्रीम, स्ट्रीम रिवर एक ही है, इसका आंसर एब्रेशन है, ठीक है। आगे आते हैं, ये काफ़ी प्यारा है, काफ़ी पुराना सोर्स पकड़ के उन्होंने क्वेश्चन बनाए। 2000 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का पेपर है, ईयर 2000 का। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ओशनिक ट्रेंच है और उसका कौन सा लोकेशन है। यहाँ पे क्या बोले, आप हमें वो बताओ जो पैसिफिक ओशन में नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे देख ली अलोशियन ट्रेंच यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक में, कार्डेमैक ट्रेंच साउथ पैसिफिक में। तो कार्डेमैक को काट दो, कार्डेमैक कटेगा, दो ऑप्शन ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है साउथ सैंडविच, साउथ सैंडविच इज़ इन अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। तो साउथ सैंडविच इधर है, 4 आंसर होना चाहिए। 4 में एक ही ऑप्शन में, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 2 है लेकिन 4 नहीं है, तो यहाँ यहाँ पे ये ऑप्शन बनता है। दिस इज़ अ वेरी टफ एक क्वेश्चन टू सॉल्व इन द एग्जाम हॉल, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हमने सोर्स ट्रेस कर लिया है लेकिन वहाँ नहीं होता, ये इन सब के लोकेशन है जो हम निकाल पाए, लेकिन ठीक है, बस एक सोर्स बताना था तो हमने निकाला इसके। चैप्टर नंबर 14 मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। इसमें टाइड के ऊपर क्वेश्चन आया, बहुत ही माइक्रो चेंज करके क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पे। सबसे पहले ऑप्शन 2 और 3 को देखेंगे। एट दिस टाइम द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। सेकेंड ऑप्शन, द मून्स अट्रैक्शन इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटरैक्टिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। एट दिस टाइम द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, बिल्कुल सही, अभी पढ़े हमने। द मून्स अट्रैक्शन, ये काट दो, ये थोड़ा सा लाइन काट दो, इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटरैक्टिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके निकाले। जो पहला ऑप्शन है, नॉर्मली देर इज अ 7-day टाइम इंटरवल बिटवीन 2 न्यूपटाइड्स, नो, नॉर्मली देर इज अ टाइम इंटरवल दैट इज 7 days बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड द न्यूपटाइड्स, काम खत्म। इसका आंसर 2 and 3 है, फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है नेशनल वाटरवे का जो एक टेबल दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर में, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की बुक में 12th NCERT पेज नंबर 120। यहाँ पे नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, ठीक है। और ये कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू नेशनल वाटरवे इन इंडिया एंड एसोसिएटेड रिवर। नेशनल वाटरवे 1 सबको पता है, इतना कौन याद रखता है, 100 तो भाई किसी को याद नहीं होगा। चल 10 तक की बात कर लेते हैं, किसी को याद होगा। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, हुआ तो ठीक है। इसका आंसर वैसे 1, 2 and 3 है, तीनों ही सही है। इसका सोर्स NCERT तो नहीं है, या करंट अफेयर से बना है वो, या कुछ पेचीदा क्वेश्चन बनाया है। इट इज़ जस्ट फुलफिलिंग द एग्जामिनर्स ईगो। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ जो मुझे हमेशा दिखती है, ये है नेशनल वाटरवे 1 में। यहाँ पे एक ऑर्डिनरी बोट है, ऑर्डिनरी बोट मतलब साधारण बोट जो नहीं चप्पू से चलती है, चप्पू वाली बोट। एक होती है जो मोटर से चलती है जिसमें प्रोपेलर होता है, मैकेनिकल बोट बोलते हैं इसको। तो इसको पढ़ लेना एक बार। विच ऑन द इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे इन इंडिया विच इज़ नेविगेबल बाय मैकेनिकल बोट अप टू पटना एंड ऑर्डिनरी बोट अप टू हरिद्वार। हरिद्वार से जाओगे, ऑर्डिनरी से जाओगे तो हरिद्वार तक ही पहुँच पाओगे, मैकेनिकल बोट लोगे तो पटना तक चले जाओगे। ये पहला क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। जो दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला 3 पार्ट में है इसमें। सबसे पहला, ठीक है, इसमें हल्दिया फ़रक्का पटना और पटना इलाहाबाद, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये 560 है, 460 है, 600। इसको करके याद रखना, बाकी में भी सब यही लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हिरोशिमा एंड नागासाकी आर सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे इतना याद होता क्या? हुईमा सारेमा। अब ये पूछेंगे किसके आइलैंड है, याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हुईमा सारेमा में कौन सा शहर है, वो कहाँ है, नहीं होता ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में था। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापानीज आर्किपेलागो। होन्शु, होकाइडो, शिकोए, क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, ये सबसे बड़ा है, दिखाता हूँ। ये होकाइडो है सबसे पहला, ये होन्शु है, होकाइडो, होन्शु, ये शिकोयू छोटा सा, क्यूशु, ठीक है। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोयू, क्यूशु, इसका आंसर कैसा है? यहाँ पे इन्होंने क्या पूछे, हिरोशिमा नागासाकी। सबसे पहले हिरोशिमा इज़ ऑन होकाइडो,
होकाइडो, ये जो डॉट 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 दिख रहे छोटे छोटे, ये इतना बड़ा आइलैंड है। होंशु में कुछ नहीं है, और जो लास्ट आइलैंड है क्योशू, उसमें नागासाकी है। तो इससे है ना होंशु और क्योशू, सी आंसर बनेगा इसका। काफ़ी टफ, बहुत टफ थी ये क्वेश्चन भी बहुत टफ है। एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया इतने समय बाद, बरसात हुई है। रामसार कन्वेंशन, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था 2022 में, उन्होंने वेटलैंड डे पूछ लिया था फरवरी का, तो यहाँ पे उन्होंने इस बार वेटलैंड का पूछा है, इसका सोर्स यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे सीधा सीधा दिया है कि यहाँ पे वेटलैंड, रामसार कन्वेंशन वेटलैंड है ना। 11th NCERT लिटरोल एंड स्वैम्प, ये नेचुरल वेजिटेशन के चैप्टर से आया हुआ है। जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये जो फ्लोरिनेटेड गैस है, ये PYQ में अक्सर आया रहता है। दूसरी बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये यहाँ पे पढ़ेंगे है ना। ये अपना ग्लोबल वार्मिंग का चैप्टर है, पेज नंबर 104, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस ऑफ कंसर्न टुडे आर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, methane, nitrous oxide, ozone, some other gases such as nitric oxide and carbon monoxide easily react with the greenhouse gas and affect their concentration in the atmosphere। वो उनसे रिएक्ट करता है, उनकी शक्ति बढ़ाता है, लेकिन वो खुद एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन पढ़े हमने, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। इसका आंसर इस लॉजिक से ए हुआ। अब हमारा ये जो ज्योग्राफी का सेक्शन था वो ख़त्म हो गया। अब हम बहुत ही कम समय में और बहुत विस्तार से हम समझेंगे कि कंप्यूटर एंड IT को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता था, क्या क्या सोर्सेस हैं। तो हमें दो तीन सोर्स मिले, उससे हम देखते हैं। सबसे पहला बम्पर सोर्स, कॉपी पेस्ट, बस यहाँ पे रोमन लेटर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ रोमन है, कुछ नहीं बदला, सब वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैच मेमोरी। UPSC IB असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर था, डिपार्टमेंटल एग्जाम, UPSC की वेबसाइट पे आप ये देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 85 2024 का पेपर है। सबसे पहले आप इसमें देखिए, लार्ज, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। लार्ज है, फास्ट है, एक्सपेंसिव है, नहीं, इट इज़ नॉट लार्ज। हम लोग आए दिन अक्सर अपने फ़ोन की भी और लैपटॉप की, PC की कैच मेमोरी क्लियर करते रहते हैं। कैच मेमोरी अगर बहुत बड़ी होंगी तो फिर क्लियर क्यों करेंगे, एक ऐसा लॉजिक हो सकता था, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल मेमोरी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ से यहाँ पे स्टेटमेंट हुआ, यहाँ पे लार्ज के सामने उन्होंने स्मॉल लगा दिए। दूसरा, इट इज़ फास्ट, ऑफकोर्स इट इज़ फास्ट मेमोरी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही है और CPF में भी सही है। एक्सपेंसिव, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये सही है, इट इज़ एक्सपेंसिव, यहाँ पे BNC सही हुआ। तो यहाँ पे अपने को पता है एक्सपेंसिव है, तो ये एक्स्ट्रा का फर्जीवाड़े का वर्ड है एक्सपेंसिव मेमोरी। ये अगर होता तो तीनों से होते। इसका आंसर 1 and 3 है यहाँ पे। इट इज़ अ स्मॉल मेमोरी, येस। इट इज़ फास्ट, येस। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPSC CBI DSP डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एग्जीक्यूटिव सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का पेपर होता है जो, सॉरी ये DSP का है 2023 का। 1 GB इज इक्वल टू 2 to the power 30 बाइट्स, ठीक है। ये 1024 बाइट्स नहीं है, ये MB है। हम बच्चों ने बोलते थे ना कि 1 GB में यार 1 GB का मेमोरी कार्ड मैंने लिया हो और मेरे को यार अभी तक 1024 MB मिला ही नहीं, कम ही मिलता है हमेशा। तो ये क्वेश्चन से एक इन्फर होकर यहाँ पे क्वेश्चन आया है। 1 GB इन अ बाइनरी सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू 1024 मेगाबाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इनका कोई सोर्स नहीं मिला है, लेकिन उसमें से ना कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। ये काफ़ी टफ है, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा है जावा, C++ ये सब पढ़ा है, उसको एक कंप्यूटर का नॉलेज है, MSCT करा है, तो ही नोज़ द आंसर। ये वाला भी नहीं पता चला है, लेकिन ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सोचेंगे, दिमाग के दरवाजे खुलेंगे तो आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ AI। बहुत महंगी चीज़ है, बहुत ही नायाब चीज़ है, ह्यूमन काइंड का सबसे वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन है। सबसे पहले ये रजिस्टर होगा क्या? रजिस्टर बहुत छोटा रहता है, वो एक IC में लगता है, उसका काम खत्म हो जाता नहीं है इस आंसर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अरे ये चीज़ तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी कर रहा था, इसकी क्या ज़रूरत है। ऑपरेटिंग सिस्टम, AI ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नहीं है, इसका आंसर ये निकल जाता है। इट इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नो सोर्स नीडेड, जस्ट कॉमन सेंस इज नीडेड। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ GIS। सबसे पहले सबसे पेचीदा उठाएंगे, पीपल। कंपोनेंट पूछ रहा है, हम जैसे हमें किसी ने कोई पनवाड़ी की दुकान खोला या मिठाई की दुकान खोला, लोग बोलते ना कि गूगल मैप से जाके अपडेट कर दे, लोकेशन को अपडेट करे उसको, ठीक है। तो लोगों का योगदान है उसमें, डेटा तो होगा ही ना। अरे गूगल मैप से इतना डेटा अवेलेबल है, डेटा होगा, डेटा चलाना है तो हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर होगा,
तो चारों ही आंसर सही है, ऑप्शन 1 2 3 4 तीनों सही, सब सही है इसमें। ठीक है, ख़त्म। इसके साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। मैं यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डेफिक्स चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दो, आपको दे दूँगा। आप उसमें ज्वाइन करें। हम डेली बेसिस पे मैप, करंट अफेयर, पीआईबी, जितने भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब अपलोड करते हैं। आप बिल्कुल ज्वाइन करें, सपोर्ट करें। ये सब वीडियोस आने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद देखने के लिए।